वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 5। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो आइए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डॉबेराइनर के त्रिक का नियम और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम पढ़ेंगे। समूहों के नाम जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है और मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जो हमारी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, संयोजकता क्या होता है और आधात्विक और धात्विक लक्षण के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। मतलब कि हमारे आसपास जो है पदार्थ है, या तो वो तत्व हो सकता है या फिर किसी मिश्रण हो सकता है या यौगिक हो सकता है। और तत्व किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब जब एक ही प्रकार के अणु मिल जाते हैं तो वो एक तत्व का निर्माण करते हैं। और अभी तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। और तत्वों का उदाहरण हमारा सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं हमारे तत्व हैं। अब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब क्यों ये ज़रूरी हो गया तत्वों का वर्गीकरण करना? ये क्यों ज़रूरी हुआ? इसलिए ज़रूरी हुआ ताकि हम तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए जो है वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले जो था डॉबेराइनर के त्रिक का नियम। तो जो इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार अगर हम रखें तो जो 3 समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहा जाता है। और त्रिक के मध्य तत्व जो होता है, मध्य तत्व का यानी कि बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा वो अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कैल्शियम है आपका और स्कैंडियम और बेरियम हो गया, ये जो है एक त्रिक का उदाहरण है। इसकी सीमाएं क्या थी? उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके थे। मतलब उस टाइम ज़्यादा तत्वों की खोज नहीं हुई थी, तो इसलिए जो त्रिक का नियम था इसे हम पूरी तरह से नहीं मान सकते। उसके बाद में हमारा आया न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अब न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्या था कि अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो जो पहला तत्व है वो हर 8वें तत्व के, यानी पहला तत्व हर 8वें तत्व के गुणधर्म जो होंगे, उनके रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। ठीक है ना? तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के नियम में यही कहा गया था। लेकिन जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं कि इसकी तुलना में जो संगीत के अष्टक से की गई थी, जैसे होता है सा रे गा मा पा धा नी, फिर बाद में सा आता है। तो इसमें क्या होता है, जो पहला तत्व है वो हर 8वें तत्व के समान होता है। उनके रासायनिक गुणधर्म जो है वो एक जैसे होते हैं। जैसे कि लिथियम सोडियम जो है, लिथियम और सोडियम 8वां तत्व होते हैं और इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। सीमाएं हैं इनकी कि ये नियम जो है केवल कैल्शियम तक लागू होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये हल्के तत्वों तक ही लागू होता था। और ये नए तत्वों के जो सारणी बनी थी, मतलब बाद में भी कुछ तत्वों की खोज हुई थी, तो उससे जो है ये नियम मेल नहीं खाता था, इसीलिए इसे पूरी तरह से नहीं माना जा सका। और सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी उन्हें भी साथ रख दिया। मतलब कि केवल समान तत्वों को ही नहीं रखा था, इसमें जो असमान तत्व थे जिनका गुणधर्म मेल नहीं खाता था उन्हें भी रख दिया था। और ये जो नियम था ये केवल हल्के तत्वों तक, मतलब बस कैल्शियम तक लागू होता था। उसके बाद ये देखो, ये है हमारा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर दोबारा सा आता है, तो जो पहला तत्व है और जो 8वां तत्व है उसका जो गुणधर्म होता है वो समान होता है। उसके बाद हमारी मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या था कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मतलब इनका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है वो परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित थी। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म पर आधारित थी। और इसमें जो था मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब होता है ऐसे खड़े खड़े, है ना, ऐसे करके जो है 8 थे।
स्तंभ और क्षितिज क्षितिज 6 क्षितिज पंक्तियाँ, क्षितिज का मतलब होता है ऐसे लेटी हुई, है ना। तो 6 पंक्तियाँ थी लेटी हुई और 8 जो थी वो खड़ी हुई थी। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ क्या थी कि जो अज्ञात तत्व के लिए भी इन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया था, ठीक है, जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। और जब बाद में इन तत्वों की खोज हुई तो वो जो तत्व थे वो इनके द्वारा रिक्त स्थान पर एकदम परफेक्ट बैठ रहे थे, समझी। तो और समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया। पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना, मतलब इनकी जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या था कि जब नए तत्वों की खोज हुई थी तो जो पिछली व्यवस्था थी उसको बिना छेड़े अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रख दिया जा सकता था। सीमाएं, इनमें क्या प्रॉब्लम्स थी लेकिन फिर भी तो समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, और हाइड्रोजन का जो था स्थान निश्चित नहीं था। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम था, मतलब कि जिनका परमाणु द्रव्यमान कम था उसको जो है पहले रख दिया था, और जिनका कम था उसको बाद में रखा था, और जिनका ज़्यादा था उनको पहले रख दिया था। तो जो है परमाणु द्रव्यमान भी अनुचित क्रम में रखा था, तो इसीलिए भी इन्हें जो है नहीं माना जा सका। ये हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी है। इसमें जो उस समय जिनकी खोज नहीं हुई थी उसके लिए इन्होंने रिक्त स्थान भी छोड़ दिए थे। उसके बाद हमारी आधुनिक आवर्त सारणी आई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें जो थी मेंडलीव की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी समस्या थी, उन सबको दूर कर दिया गया था। और इसमें क्या किया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसका जो है आधारभूत गुणधर्म जो है परमाणु संख्या का यूज़ किया गया। इसमें परमाणु संख्या जो है अधिक आधारभूत गुणधर्म है। और आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, मतलब आधुनिक आवर्त जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी इसके नियम के अनुसार क्या कहा गया कि तत्वों का गुणधर्म जो है उसकी संख्या के परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के था आवर्त फलन थे, लेकिन इसमें जो है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। और ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें हमारे धातु, अधातु और उपधातु को अलग कर रखा है, और जो हमारी तिरछी रेखा होती है ये जो है धातु को अधातुओं से अलग करती है। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें जो है परमाणु संख्या के आधार पर जो है सीरियल वाइज लगा रखा है। अब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी के दोष जो है आधुनिक आवर्त सारणी में दूर हो गए थे। क्या दोष थे? समस्थानिक जो है ये एक प्रॉब्लम थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो समस्थानिकों की स्थिति थी उसे स्पष्ट कर दिया गया, मतलब जो है उसको ठीक कर दिया गया था। और जो समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूह में रख दिए गए थे। कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है और वो निकल जिसकी परमाणु संख्या 28 है से पहले आ गया, और परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए जो है हमारी हाइड्रोजन की संख्या भी निश्चित कर दी गई, ठीक है। अब परमाणु संख्या को Z से जो है निरूपित किया जाता है, और परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। आपको पता है कि जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन नंबर के बराबर ही होती है। और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है। 18 ऊर्ध्व स्तंभों को समूह कहा जाता है। ऊर्ध्व स्तंभ मतलब आपको पता है सीधा जो ऐसे खड़े होते हैं ना, उसे कहते हैं ऊर्ध्व स्तंभ, तो उन्हें समूह कहा गया। और 7 क्षितिज स्तंभ, क्षितिज का मतलब होता है जो ऐसे लेटे होते हैं, ठीक है। क्षितिज का मतलब होता है जो ऐसे लेटे होते हैं, तो उन्हें जो है पंक्तियाँ कहा गया, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अब किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान रहती है। मतलब अगर हम एक आवर्त उठाकर देखें तो जो कोष की संख्या है, मतलब जो उनके मतलब 2 कोष 3 कोष, तो कोषों की संख्या समान होती है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी तत्वों में जो है कोषों की संख्या समान होती है, ठीक है। अब एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे समूह 1 ले हम, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन 1 है ना। हाइड्रोजन में भी बाहरी कक्ष में जो है हमारे एक ही इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में भी बाहरी कक्ष में 1 है, और इसमें जो है हमारा पोटेशियम इसमें भी 1 ही है, ठीक है। अब सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है, और
समूह के नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, आवर्त सारणी की बात बताइए कि अगर हम समूह में नीचे की तरफ जाएंगे तो जो कोषों की संख्या, मान लो पहले एक थी फिर दूसरे में दो ही, तो ऐसे नीचे जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जो किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जा सकते हैं। मतलब किसी भी विशेष आवर्त में, मतलब अगर हम किसी आवर्त की बात करें तो उसमें तत्वों की संख्या किस पर निर्भर होती है? इलेक्ट्रॉन की कोषों में जो है, कितने कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाए इस पर निर्भर करती है। और विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बढ़ा सकते हैं। मतलब कि जितने कोष होंगे तो कोष के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं, है ना। अब किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसे पता है? कौन से फॉर्मूले से पता लगाई जाती है? 2n² के फॉर्मूले से, है ना। अब कोषों का क्या नाम होता है? KLMN, यही होता है। तो 2n² से यहाँ पे बता भी रखा है K और L कोष का, दो कोष का, N हमारा मतलब संख्या होता है, और इसमें एक और इसमें दो, है ना, KL 1 2। ठीक है, फिर इसका 2n² के फॉर्मूले से रखा है। तो K कोष में कितने? 2 तत्व होंगे। L कोष में कितने? 8 तत्व होंगे। ठीक है, अब जो आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति जो थी उनके रासायनिक क्रियाशीलता को भी बताती है कि भाई वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है या कम अभिक्रियाशील है, तो उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को भी बताती है। और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा, तत्वों द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप और संख्या निर्धारित होती है। मतलब कि जो संयोजकता है, मतलब उस लाइन में कितनी संयोजकता है और उसका कितना आबंध है, उसकी संख्या, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी की प्रकृति की बात करें तो संयोजकता, अगर हम संयोजकता को पढ़े तो जब तत्व रासायनिक यौगिक बनाता है, मतलब जब तत्व रासायनिक यौगिक बनाता है तो दूसरे परमाणु के साथ तत्व की संयोजक क्षमता को संयोजकता कहते हैं। देखो, आपको पता होगा संयोजकता किसे कहते हैं? जब कोई तत्व यौगिक बनाता है तो दूसरे परमाणु के साथ जो है तत्व, मान लो संयोजक क्षमता कि वही हम कितना जो है परमाणु संख्या कितनी जो है संयोजकता हमारी होती है। आप देख सकते हो कि जैसे मान लो कोई परमाणु है ना, कोई परमाणु के बाह्यतम कोष की बाहरी कोष, सबसे बाहरी कोष में जितनी परमाणुओं की संख्या होगी उसे हम उसकी संयोजकता कहते हैं, है ना। तीसरा आवर्त और संयोजकता बता रखी है इसमें, ये देखो आपको दिखा रखा है, ये तीसरे आवर्त के जो है तत्व हैं और ये उनकी संयोजकता है। तो बढ़ते क्रम में और फिर बाद में जाकर ये घट गई है ना। पहले 1 2 3 4 बढ़ी और फिर बाद में 3 2 1 0 घट गई। इसे हम संयोजकता कहते हैं। जो बाहरी कोशों में, संयोजकता की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, बाहरी कोशों में, है ना, बाहरी कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, बाहरी कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। अब परमाणु साइज, परमाणु साइज क्या होता है? तो परमाणु साइज से परमाणु त्रिज्या का पता चलता है, और एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोष की दूरी ही परमाणु साइज कहलाती है। मतलब कि जितने ज़्यादा कोष होंगे, जो परमाणु त्रिज्या है वो भी उतनी ज़्यादा ही होगी, है ना। अब जितने ज़्यादा कोष होंगे, देखो ये बड़ा है ना, अगर ये छोटा एक कोष होगा तो त्रिज्या कम होगी, और ज़्यादा बड़ा 2 3 कोष होंगे तो त्रिज्या जो है वो बड़ी होगी। तो उनके जो परमाणु साइज है वो परमाणु की त्रिज्या का पता लगाता है ना। और उसके जो केंद्र से, मतलब जो उसका सेंट्रल होता है, नाभिक होता है, उससे बाह्यतम कोष की दूरी को हम परमाणु साइज कहते हैं, कि परमाणु साइज ज़्यादा है, परमाणु साइज कम है ना। अब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, अगर हम बाएं से दाएं साइड जाते हैं तो क्या होगा? परमाणु साइज या त्रिज्या हम कह सकते हैं, परमाणु साइज भी कह सकते हो, त्रिज्या भी कह सकते हो, घटती है। ठीक है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक में वृद्धि होती है। अब परमाणु साइज जो है घटती है, क्यों घटती है? क्योंकि जो नाभिक होता है, नाभिक में जो वृद्धि होती है, इसीलिए। अब तीसरा आवर्त यहाँ पे दिखा रखा है देखो, और ये त्रिज्या दिखा रखी है, त्रिज्या आप देख रहे हो ये घट रही है ना। अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जो त्रिज्या है वो घट रही है। उसके बाद हमारा आता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाए, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ेगी। मतलब एक, जब ये परमाणु संख्या बढ़ेगी तो कोषों की संख्या भी बढ़ेगी, और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, है ना। तो जिससे कि परमाणु जब त्रिज्या बढ़ेगी, नए कोषों की संख्या बढ़ेगी, जिससे क्या होगा? नाभिक और बाह्यतम कोष की दूरी भी बढ़ेगी, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे को पहला समूह दिखा रखा है, और ये उसकी परमाणु त्रिज्या दिखा रखी है, त्रिज्या जो है बढ़ रही है,
उसके बाद धात्विक गुण आता है हमारा। धात्विक गुण में क्या होता है, देखो, धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता। मतलब कोई तत्व जो है किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। अब धातुएं आवर्त सारणी में बाई तरफ होती हैं। आपको पता है कि जो धातुएं हैं वो इस साइड होती हैं और इस साइड जो है हमारी अधातुएं होती हैं, और बीच में टेढ़ी मेढ़ी एक लाइन होती है, और इस साइड हमारी बीच में जो है उपधातुआं होती हैं, है ना। तो जो धातुएं हैं वो बाई तरफ होती है। और धात्विक गुण कम होता है। अगर हम बाई तरफ से दाई तरफ जाएंगे तो जो धात्विक गुण होगा वो कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। जो धात्विक गुण है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जब वो बाई से दाई तरफ जाएंगी तो जो प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की वो घटती जाती है, जिससे क्या होता है कि जो धात्विक गुण है वो कम होता जाता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता जो है धात्विक गुण है एक प्रकार से। और जब धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो धनात्मक आयन बनाते हैं। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन हम किसी को देते हैं तो हमारे पास कौन सा आवेश आता है, धनायन आता है। और अतः धातु जो है वैद्युत धनायन तत्व कहलाते हैं, मतलब इसलिए हम इसे धनात्मक तत्व कहते हैं। और समूह से अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। अगर हम इस साइड जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा, लेकिन अब अगर हम नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो संयोजकता है इलेक्ट्रॉनों पर वो बढ़ती है ना। और इसीलिए जो है धात्विक गुण भी बढ़ता है। अब हम अधात्विक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो अधातुएं है वो विद्युत ऋणात्मक होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को लेती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। तो कौन सा चार्ज आता है? माइनस का चार्ज आता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉनों को देती है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है तो उन पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस। लेकिन कौन जो है इलेक्ट्रॉनों को देता है? धातुएं। लेकिन जो अधातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉनों को लेती हैं, इसलिए उन पर माइनस का चार्ज आता है। और अधातुएं जो है आवर्त सारणी में दाई से जो है दाई और पाई जाती है, मतलब कि इस साइड पाई जाती है जो अधातुएं होती हैं। और आवर्त में अगर हम बाई से दाई ओर जाएंगे तो जो अधात्विक गुण है वो बढ़ता है ना। धात्विक गुण घटेगा तो क्या बढ़ेगा? अधात्विक गुण बढ़ेगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है ना। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए जो अधात्विक गुण है वो भी बढ़ता है। और अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होगा? आधात्विक गुण कम होता है। अभी हमने पढ़ा था कि धात्विक गुण बढ़ता है तो अधात्विक गुण कम होता है ना। अधात्विक गुण कम होता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता जाता है। आवेश कम होता जाएगा, जो ग्रहण करने की क्षमता है ना, वो वहाँ पे कम होती जाएगी, इसीलिए जो है अधात्विक गुण कम होता जाएगा। अब आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातुएं भी हम कह सकते हैं, मतलब जिनमें कुछ धातु के और कुछ अधातु के दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो जो बीच में कौन सी क्या पाई जाती है? अधातुएं पाई जाती हैं। और ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ अधातुओं को दर्शाते हैं, है ना। अब ये जो है कुछ धातु के गुणों को दर्शाते हैं और कुछ अधातु के गुणों को दर्शाते हैं। अब धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि जो अधातु होते हैं वो जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आपको पता होगा, ये हमने पहले के ये जो है चैप्टर एक साइंस का आपका चैप्टर नंबर 3 था, धातु अधातु, उसमें भी लिखा है कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, है ना, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, है ना। अब गुण पढ़ेंगे अगर हम, ये बाकी का जो है मैं पार्ट 2 में पढ़ा दूंगी आपको। ये जो धात्विक गुण है आपका, तो बाय बाय।